तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन में हमने देखा था व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कर्व्स एंड हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू कर्व्स। इवन दो हमने फर्स्ट थ्री जो रिलेशनशिप्स थे, जो इनकी प्रॉपर्टीज थी, वो हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइए देखते हैं। So when we talk about fourth, it says if both average revenue and marginal revenue curves are convex, तब क्या होगा। ओके, तो लेट मी टेक अ पेन। अब देखो, हमने थर्ड प्रॉपर्टी में देखा था कि इफ बोथ लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस, ओके, इफ द बोथ लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस, तब ये जो डिस्टेंस होता है, अगर इसको मैं ए लिखूं बी और सी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, अगर ये कॉन्वेक्स हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अगर ये कॉन्वेक्स हैं, तब ये जो लाइन होगी, अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी लिखूं, तो वी कैन से दैट ए बी इज स्मॉलर देन बी सी। ओके, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब अब मैं बात करता हूं फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज इफ बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर कॉन्केव, तब हमें क्या देखने को मिलता है। लेट मी अगेन ड्रॉ दिस लाइन। ओके, दिस इज अ पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए, दिस इज ए। ओके, so if they are concave, then we can say that AB is greater than BC. You can see जो ये AB है, this is greater than BC. It's not equal, it's not smaller. AB is greater than BC. These are two properties of एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम सिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट सिक्स्थ रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशन ऑफ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये दो चीजों से तो हम फेमिलियर हैं, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। बट व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी हमने कवर किया था, इफ यू रिमेंबर। कौन से चैप्टर में? थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत अच्छे से समझा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। ठीक है, तो इन दो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट भी साथ पढ़ना होता है। ठीक है, क्या हेल्प करता है उसी की बात करेंगे इस रिलेशनशिप में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है दैट इज डिमांड कर्व। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू को ही डिमांड कर्व कहा जाता है। और थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने ये भी पढ़ा था कि एक डिमांड कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले छोटा सा ओवरव्यू के इलास्टिसिटी होती क्या है। इलास्टिसिटी से हमारा मतलब है कि अगर प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा कंपेयरिंग टू प्राइस। मतलब अगर प्राइस के चेंज करने में डिमांड में बहुत सारा चेंज आ जाए, दैट मींस जो हमारी इलास्टिसिटी है दैट इज मोर देन यूनिटी इलास्टिसिटी। अगर यूनिटरी इलास्टिसिटी है तो इसका मतलब है कि अगर जितना प्राइस में चेंज आएगा उसके कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा वो सेम होगा। और अगर बात करें इलास्टिसिटी ऑफ मोर देन यूनिट लेस देन यूनिटी, दैट मींस अगर प्राइस में चेंज करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड में कंपेरेबली इतना चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान से समझनी थी। अब हम इस रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो जो मैंने अभी कहा उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ m इज द मिड पॉइंट, तो इसके ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज मोर देन 1, और m पॉइंट पे इट इज इक्वल टू 1 एंड इट इज लेस देन 1 एट द पोर्शन जो m के नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, आई थिंक दैट इज क्लियर टिल नाउ। अब हमें ये पता है कि दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, Q इज अ पॉइंट जहां तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। तो अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में हमें ये देखना है कि अगर
क्यू पॉइंट से पहले पहले वाला एवरेज रेवेन्यू है। मतलब अगर क्यू पॉइंट से पहले पोर्शन की बात करें तो वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू भी पॉजिटिव है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, क्योंकि अगर इस क्यू पॉइंट को ऊपर कनेक्ट करें तो एम पॉइंट मिलता है, और एम पॉइंट से पहले हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिटी। तो अब ध्यान से देखो, क्या अगर क्यू पॉइंट से पहले मैं एवरेज रेवेन्यू यानी कि अपने प्राइस को कम करता हूं तो क्या मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा? यस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है दैट इज मोर देन यूनिटरी, और इसके कारण जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है? पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं क्यू पॉइंट के आगे। अगर क्यू पॉइंट से आगे एक प्रोड्यूसर अपना प्राइस कम करता रहे क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है, अगर वो एवरेज रेवेन्यू कम करेगा तो क्या टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क आएगा? यस, वो टोटल रेवेन्यू जो है वो गिरने लग जाएगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब कि प्रोड्यूसर इस रिलेशनशिप से ये देख सकता है कि मुझे कब प्राइस चेंज करना है, कब नहीं करना है, कब प्राइस चेंज करने से मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा और कब प्राइस चेंज करने से मेरा टोटल रेवेन्यू कम होगा। ओके, क्योंकि अगर इस पोर्शन की बात करें तो एक प्रोड्यूसर को ये पता लग सकता है कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस कम करूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू कम होने लग जाएगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है और जो इलास्टिसिटी है दैट इज लेस देन यूनिटी। ओके, तो इस पॉइंट पे उसको फायदा तभी है अगर वो अपना प्राइस बढ़ाए, क्योंकि टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा और इस पॉइंट पे उसे टोटल रेवेन्यू कम करना है। तो यही रिलेशनशिप हमें सिखाता है कि कब प्राइस चेंज करना है एक प्रोड्यूसर को और कब नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करनी है, दैट इज म्यूचुअल डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अगर मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं तो मैं थर्ड को ऑटोमेटिकली डिटरमिन कर सकता हूं? तो अभी हमने उसी को डिराइव करना है। बाय द वे, इसको मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली वीडियो में भी करके मैंने दिखाया था, वहां पे भी, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को देख रहे थे। ठीक है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में देखो, इट इज लुकिंग लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज नॉट, बिलीव मी। देखो, ये जो कर्व है दैट इज एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि हमने देखा था एवरेज रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये नॉन लीनियर कर्व भी हो सकती है। तो दिस इज एवरेज रेवेन्यू, और इसी को हम क्या कहते हैं? डिमांड कर्व भी कहते हैं। और जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे थे फाइंड करने के, तब हमने देखा था कि अगर नॉन लीनियर कर्व है तो हमें कैसे इलास्टिसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे। तो हमारे पास एक पॉइंट मेथड होता था। पॉइंट मेथड में हम क्या करते थे, जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व के हमें इलास्टिसिटी चाहिए उस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे, जो कि हमने यहाँ पे किया है। क्यू बी इज दैट टेंजेंट। तो क्यू बी में अगर पी पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी चाहिए तो क्या फॉर्मूला होता था पॉइंट मेथड, अगर आपको याद आ रहा है तो उस फॉर्मूले में हम क्या करते थे? लोअर पोर्शन को डिवाइड कर देते थे अपर पोर्शन से। तो इस टेंजेंट पे देखो, पी बी बाय पी क्यू में अगर कर दूं तो मुझे ए आर कर्व की पी पॉइंट पे इलास्टिसिटी मिल जाएगी, क्या नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, पी बी बाय पी क्यू। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, क्या अगर मैं ट्राइंगल पी एम बी एंड क्यू आर पी को देखूं तो क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है? यस, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो क्या होगा, इनकी जो रेशो होगी वो, इनकी जो साइड्स की रेशो होगी वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी एम बाय क्यू आर? ये मैं लिख सकता हूं। देखो ये साइड पी बी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में साइड कौन सी है? क्यू पी है। तो क्या इन दोनों की रेशो इक्वल नहीं होगी पी एम बाय क्यू आर के? पी एम बाय क्यू आर के जो कि दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यस, यहां तक तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या मैं अब पी एम बाय क्यू आर लिख सकता हूं? देखो, सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पी बी बाय पी क्यू लिखा था।
पर अब हमने प्रूव कर दिया कि पी बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, पी एम बाई क्यू आर के इक्वल है। तो अब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, पी एम बाई क्यू आर को। तो इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। अब हम आगे देखते हैं, इन ट्राइंगल्स ए पी एस एंड क्यू आर एस, ए पी एस एंड क्यू आर एस, क्या इस ट्राइंगल में कोई रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं? देखो ध्यान से, पी एस और आर एस तो इक्वल है, ये प्रॉपर्टीज में हमने सीख लिया है ऑलरेडी। अगर आपको ये नहीं पता तो लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद एंगल ए एस पी इज इक्वल टू क्यू एस आर एंड क्यू ए एस पी इज इक्वल टू क्यू एस आर। देखो ए एस पी एंड क्यू एस आर आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो इनको इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इनको हमने क्या लिख दिया, इक्वल। उसके बाद क्यू आर एस इज इक्वल टू ए पी एस, क्यू आर एस ये वाला क्यू आर एस एंड ए पी एस, क्या ये राइट एंगल नहीं है? यस, दिस इज राइट एंगल, तो हम इसको भी इक्वल लिख सकते हैं। तो बाय कौन सी मेथड से, angle side angle, can I write that these two triangles are congruent triangles? Yes, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था यहाँ तक तो, ठीक है। इनको हमने congruent प्रूव कर दिया, किसको, किस ट्राइंगल को, APS को और QRS को, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या प्रूव कर दिया, congruent। अब देखो कुछ भी नहीं बचा। देखो हमने इक्वेशन 1 में देखा था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज इक्वल टू पी एम बाई क्यू आर। तो क्या मैं अब क्यू आर को पी ए लिख सकता हूं क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है इन दो ट्राइंगल्स को? यस, देखो ध्यान से देखो, जो ये क्यू आर है क्या मैं इसको पी ए नहीं लिख सकता? यस, मैं लिख सकता हूं क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हम यहाँ तक तो आ गए। देखो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी एम बाई पी ए। तो क्या पी एम एवरेज रेवेन्यू नहीं है? देखो ये जो पीएम है, अगर मैं इसको और जूम कर दूं आपके लिए, तो कैन आई राइट दैट पीएम इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू? यस। और अगर पीए, क्या पीए को लिखने का एक दूसरा तरीका ये नहीं है कि मैं पीएम माइनस पीए लिख दूं, पीएम माइनस एम ए लिख दूं? देखो पीए क्या है, पीए को एक लिखने का एक और तरीका ये है, अगर मुझे यहाँ पे पेन मिल जाए तो, पी ए को लिखने का एक और तरीका क्या है हमारे पास, पी एम माइनस एम ए, ठीक है। तो पी एम क्या है यहाँ पे, पी एम इज एवरेज रेवेन्यू एंड एम ए क्या है, एम ए इज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो मैं क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एवरेज रेवेन्यू जो कि ए आर जो कि क्या है, पी एम है, और एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू नहीं लिख सकता? यस, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। क्या अब मेरे पास दो कंपोनेंट्स हों तो मैं तीसरे को खुद ब खुद फाइंड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट हमें बात करनी है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट मार्केट्स। तो ये जो डिफरेंट रेवेन्यू कर्व्स को हमने पढ़ा है, ये डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसे बिहेव करेंगी इसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे। आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है, ही इज नॉट अ प्राइस मेकर, ही इज अ प्राइस टेकर। प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइस जो डिसाइड करता है वो मार्केट की फोर्सेस डिसाइड करती हैं, डिमांड और सप्लाई कर्व डिसाइड करती है। तो इसमें ये जो कर्व है, दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स, और हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में ये क्या हो जाती हैं, इक्वल होती हैं। इसीलिए ये जो एवरेज रेवेन्यू है दिस इज यूनिफॉर्म, यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमें ये याद रखना है। तो फर्स्ट हमारा परफेक्ट कंपटीशन में ये हमें पता लग गया कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स होती हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट की, जो है मोनोपोली कंपटीशन। तो मोनोपोली कंपटीशन में क्या होता है, ये जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होती हैं, ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये बिल्कुल भी
पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो होती ही नहीं है, ये होती है स्ट्रेट लाइंस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है ही इज नॉट अ प्राइस टेकर, इंस्टेड ही इज अ प्राइस मेकर। तो वो प्राइस को कम करेगा क्योंकि उसको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड को अट्रैक्ट करना है तो उसको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो ये डिमांड कर्व, ओ सॉरी, जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होती हैं वो डिक्लाइनिंग होती है। ओके, अब हमें जानना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, इस टाइप ऑफ मार्केट में क्या होता है। तो इस टाइप ऑफ मार्केट में भी एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स डिक्लाइनिंग होती हैं, बट इसमें सिर्फ ये फर्क है कि दिस इज मोर इलास्टिक देन मोनोपोली मार्केट। देखो यहाँ पे ये जो कर्व्स थी ये डिक्लाइनिंग थी बट दे वर लेस इलास्टिक, पर यहाँ पे क्या है, मोर इलास्टिक है। ओके, प्राइस को थोड़ी सी चेंज करने में, डिमांड में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करेंगे ओलिगोपोली मार्केट की। यही मेन टाइप ऑफ कर्व है जो आपको पूछी जा सकती है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखो इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले ये समझो कि ओलिगोपोली मार्केट कौन सी होती है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं बट जो सेलर ग्रुप होता है वो थोड़ा सा ही होता है। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे सेलर्स होते हैं तो वो अपना पार्शियली प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइस को कम, एवरेज रेवेन्यू कर्व को कम किया गया, प्राइस को कम किया गया। तो ये जो पॉइंट है कि इसमें, इसके बाद हमें एक किंक देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसको के लिख लूं तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद थोड़ा सा ये स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही है, इसको हम समझेंगे। तो हुआ क्या, सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या हुआ, हम एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि जब एक प्रोड्यूसर ने प्राइस कम किया तो दूसरों ने प्राइस कम नहीं किया। ठीक है, सिर्फ एक प्रोड्यूसर ने प्राइस कम किया तो उसको क्या मिला, इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड कब मिली, मतलब मोर इलास्टिक डिमांड कब मिली, मतलब काफी क्वांटिटी ऑफ जो बायर्स हैं उसको अट्रैक्ट किया प्रोड्यूसर ने, क्योंकि सिर्फ एक ही फर्म ने अपना प्राइस कम किया है तो जो सारे बायर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे क्योंकि सिर्फ आपका प्राइस कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड कब देखने को मिली और आपको काफी, आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। अब क्या हुआ के पॉइंट के बाद हमने ये माना है कि इसके बाद जो दूसरी फर्म्स हैं उन्होंने भी अपना प्राइस कम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब दूसरी फर्म्स ने भी अपना प्राइस कम किया तो ये जो आपकी डिमांड कर्व थी, एवरेज रेवेन्यू कर्व थी, ये क्या होगी, लेस इलास्टिक हो गई, क्योंकि जो बायर्स थे वो बट गए क्योंकि सबने अपना प्राइस कम कर दिया। तो यहाँ पे एक तो इलास्टिसिटी जो है वो लेस इलास्टिक है और मार्जिनल रेवेन्यू भी नेगेटिव में चला गया। हमने अभी देखा था रिलेशनशिप में, तभी मैं कह रहा था कि दैट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आया होगा तो ये समझने में भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी। तो अब आपको पता है अगर वो रिलेशनशिप अच्छे से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस इलास्टिक डिमांड है और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला गया है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है तो जो टोटल रेवेन्यू होता है वो क्या हो जाता है, गिरने लग जाता है। देखो इस पॉइंट के बाद वो गिरने लग जाता है। ये पॉइंट जो टोटल रेवेन्यू का होता है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू अपना पीक पॉइंट हासिल कर लेता है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है। और जब ये मार्जिनल रेवेन्यू जीरो के बाद गिरने लग, नेगेटिव में चला जाता है, तब टोटल रेवेन्यू भी गिरने लग जाता है। यही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, के को, इसको कहते हैं किंक, किंकी, क्योंकि ये किंकी कर्व है, इसमें इस पॉइंट के बाद एक किंक देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू में सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू ने वैसा ही बिहेव किया जैसा उसको करना चाहिए अंडर द एवरेज रेवेन्यू, बट जब सभी लोगों ने, सभी फर्म्स ने अपना प्राइस कम किया तो आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आ गई दिस पोर्शन में। और ये डिसकंटिन्यूटी क्या शो कर रही है कि एकदम से मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया क्योंकि जो बायर्स थे वो बट गए, और मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा टाइम पॉजिटिव रहकर नेगेटिव में चला गया क्योंकि जो डिमांड इलास्टिसिटी थी वो लेस इलास्टिक डिमांड का यहाँ पे मिली आपको देखने को। तो ये थी कैसे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू बिहेव करती है इन ओलिगोपोली मार्केट। तो
लास्ट पोर्शन जो हमारा है, हमने देखना है कि हम चैप्टर को अब खत्म कर रहे हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंस है, अभी अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इसके दो तीन इंपॉर्टेंस तो हैं जो आपकी बुक में लिखी है, बट अभी हम सिर्फ एक को देखेंगे क्योंकि दूसरों को समझने के लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करना जरूरी है। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं कि चेंज इन प्राइस, ये कौन सा इंपॉर्टेंस है। देखो, इस इंपॉर्टेंस में सिर्फ यहाँ पे लिखा है इट इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू दैट अ फर्म लर्न्स वेदर इट विल गेन मोर प्रॉफिट बाय रेजिंग और लोअरिंग द प्राइस। सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है कि सिर्फ यही कर्व है, यही कर्व्स हैं जो हमें बताती हैं कि प्रोड्यूसर को अब प्राइस फर्दर कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिसके कारण उसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो, ना कि गिरने लग जाए। ये हमें कहाँ से हमने सीखा था, ये हमने देखा था जब हम देख रहे थे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को जब हम देख रहे थे। उसको आप दोबारा देखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सारा कंक्लूजन है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे सिर्फ वही लिखा है कि सिर्फ ये कर्व्स हमें ये बताती हैं कि चेंज कब करना है प्राइस और कब नहीं करना है, कब वर्थ इट है और कब नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय रेजिंग द प्राइस पर यूनिट एज इन केस ऑफ, देखा, इन इलास्टिक डिमांड कर्व। अब आपको पता है व्हाट इज इन इलास्टिक डिमांड कर्व, ये कौन सा पोर्शन है और इस पोर्शन में प्राइस को कम करना होता है कि बढ़ाना होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड this video, you can subscribe our channel, and you can also like and share this channel with your friends. Thank you so much. Have a nice day.